नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टोरल सत्र में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विभिन्न नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बताई गई 4 कैटेगरी पे पूरा ध्यान दे रही है। खास करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने के लिए और गरीबों का भला करने के लिए महिला, किसान, सभी प्रकार के उद्यमी लोग लगाए, लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश को कर मिले, जीएसटी बढ़े और विकास के सभी आयाम चालू हो। और खास करके विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे। इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर यह उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है, जिसको अंग्रेजी में रीजनल कॉन्क्लेव कहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है और अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के MOU हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। आज मैं सागर जा रहा हूँ। सागर बुंदेलखंड का हमारा अंचल है जिसमें बहुत संभावना भरी हुई है और सभी प्रकार के उद्योग, केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग, छोटे मध्यम साइज के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME के साथ साथ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह बहनें जो काम करती हैं उनका भी, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, साथ साथ IT का, AI का, ये जो हमारे बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग सर्विस से या उच्च तकनीक हासिल किए हुए अलग अलग कोर्स से जो बच्चे पढ़े वो भी अपने प्रदेश में ही रहे, उनकी क्षमता का उपयोग भी हो, ये सरकार ध्यान दे रही है। और मुझे संतोष है कि लगातार ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय से लगे हैं। डाटा सेंटर का एक बड़ा प्रस्ताव मिला है सागर के लिए। ऐसे कई सेक्टर में आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, सागर के बाद रीवा के बाद नर्मदापुरम, होशंगाबाद, अगले बार में शहडोल, ऐसा ये क्रम बना हुआ। इस क्रम से हम लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद जिला स्तर पे भी इसी प्रकार से ध्यान देंगे। हमने प्रयास किया है कि इस पूरे व्यवस्था के इंचार्ज अर्थात जिले में उद्योग लेकर और उद्योगपतियों की कठिनाइयों को हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वो उद्योग लग करके मूर्त रूप ले ले, इसलिए जिला कलेक्टर को पाबंद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हम लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे, जल्दी इसकी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी युवा मित्रों को खास करके बधाई कि ऐसे अवसर सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट, ये शब्द हम लगातार इस मध्य प्रदेश में पुरानी सरकार जो पहले भी चलती आई भ्रष्टाचार घोटालों वाली और अभी भी जो चल रही है, मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी ऐसा उद्योग, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और लगातार इवेंट के नाम पर जिस तरीके से धोखा दिया जाता है, जनता को बरगलाया जाता है, वो भी साफ साफ दिख रहा है। ये प्रदेश लगातार बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, कोई उद्योग नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उस पर ध्यान न देकर सिर्फ इवेंटबाजी में मस्त है मध्य प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन्वेस्टर्स मीट पर कहा कि संभागीय स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की गई हैं। बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को MOU हुए हैं। मोदी जी की बताई गई 4 कैटेगरी पे पूरा ध्यान दे रही है। खास करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने के लिए और गरीबों का भला करने के लिए महिला, किसान, सभी प्रकार के उद्यमी लोग लगाए, लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश को कर मिले, जीएसटी बढ़े और विकास के सभी आयाम चालू हो। और खास करके विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे। इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर यह उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है, जिसको अंग्रेजी में रीजनल कॉन्क्लेव कहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है और अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूं 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के MOU हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। आज मैं सागर जा रहा हूँ। सागर बुंदेलखंड का हमारा अंचल है जिसमें बहुत संभावना भरी हुई है और सभी प्रकार के उद्योग, केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग,
छोटे मध्यम साइज के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME के साथ साथ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह बहनें जो काम करती हैं उनका भी, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, साथ साथ IT का, AI का, ये जो हमारे बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग सर्विस से या उच्च तकनीक हासिल किए हुए अलग अलग कोर्स से जो बच्चे पढ़े वो भी अपने प्रदेश में ही रहे, उनकी क्षमता का उपयोग भी हो, ये सरकार ध्यान दे रही है। और मुझे संतोष है कि लगातार ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय से लगे हैं। डाटा सेंटर का एक बड़ा प्रस्ताव मिला है सागर के लिए, ऐसे कई सेक्टर में आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, सागर के बाद रीवा, रीवा के बाद नर्मदापुरम, होशंगाबाद, अगले बार में शहडोल, ऐसा ये क्रम बना हुआ, इस क्रम से हम लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद जिला स्तर पे भी इसी प्रकार से ध्यान देंगे। हमने प्रयास किया है कि इस पूरे व्यवस्था के इंचार्ज अर्थात जिले में उद्योग लेकर उद्योगपतियों की कठिनाइयों को हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वो उद्योग लग करके मूर्त रूप ले ले, इसलिए जिला कलेक्टर को पाबंद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हम लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे, जल्दी इसकी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी युवा मित्रों को खास करके बधाई कि ऐसे अवसर सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अनिरुद्ध साहू ने कहा कि कुछ दिनों में नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक हुई है। कल हमने नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की थी, आज हमने राज्य के सभी पंचायतों के कार्य की समीक्षा की है। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 2 दिन में आयोजित हुई है। कल नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की, आज राज्य के सभी नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा हमने की। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इनकी प्रगति की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कामों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में राशि हमने उपलब्ध कराई है और ताकि हमारे शहर सुविधापूर्ण बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है और उसी की समीक्षा आज हमने की है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे शहर विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, स्वच्छ और सुंदर बनेंगे। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली, सारगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, इसके अलावा महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर जिले में भी भारी बारिश की वजह से बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। सूरजपुर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में रात के समय में मूसलाधार बारिश भी हुई है। अभी भी कई जिलों में बारिश लगातार कई जिलों में हो रही है। जसपुर के में लगातार बारिश की वजह से गांव से संपर्क टूट गया है, पुल बह गए हैं, गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जेपी नड्डा केवल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक मंत्री भी हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगर उन्हें मालूम है कोई शहरी नक्सली है तो वे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। नड्डा जी अब तो केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, एक मंत्री भी हैं। तो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगर उनको मालूम है कि कोई नक्सली, शहरी नक्सली है, तो कार्रवाई कैसे नहीं कर रहे हैं? वो भी संलिप्त हो गए हैं क्या? जानकारी रख के मौन धारण करके बैठे हुए हैं, तो वो भी उसमें संलिप्त माने जाएंगे कानून में? तो क्या कहते हैं हमारे केंद्र के मंत्री, समझ के परे है। नारायणपुर जिले के ग्राम बड़गांव में आंदोलन में बैठी प्रभावित सात पंचायतों की हजारों महिलाओं से मिलने के लिए आज जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पचभाई गांव बलगांव पहुंचे, जहां पर अपर कलेक्टर ने आंदोलनरत महिलाओं को बताया कि नारायणपुर ओरछा मार्ग निर्माण का प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया है। जल्द ही इसकी स्वीकृति सरकार से मिलने के बाद सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीण जन और महिलाओं से हमारी उनकी मांगों को लेकर के बात हुई है। मुख्य मांग इनकी सड़क को लेकर के था, उसके साथ साथ वो स्कूल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और नल जल सीसी रोड की भी इन्होंने मांग किया है 7 गांवों में। और इनकी सारी बातों पे हमने विस्तार से चर्चा किया है और इस बात पर सहमति हो गई है कि ये अभी आवागमन को बाधित नहीं करेंगे। इनकी मांग जो है वो सड़क का निर्माण हो जाए, उसके बाद उसमें होगी, तो इस पर भी सहमति हुई है कि पहले सड़क बन जाए, मरम्मत हो जाए, उसके बाद माइंस के वाहनों के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से चक्का जाम से आम आदमी परेशान है, तो अब किस तरह का होगा? चक्का जाम रहेगा? जिस प्रकार से इनसे बात हुई है तो आम चक्का जाम और आम लोगों की गाड़ी, सरकारी गाड़ी और जो अनिवार्य आवश्यकता की जो गाड़ी चलती है उसके मतलब नहीं रोकने के संबंध में इन्होंने सहमति अभी दिया है। सर, सड़क का निर्माण किस तरह होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? सड़क का निर्माण हमने 65 किलोमीटर तक नारायणपुर से ओरछा तक का सीसी रोड के बारे में हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, उस पर विचार चल रहा है। और 12 किलोमीटर का ऑलरेडी हमारे पास वो आ चुका है, प्रशासकीय स्वीकृति आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि पूरे नारायणपुर से लेकर के ओरछा तक 65 किलोमीटर जो है वो सीसी रोड बने, इसके लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है। जी, मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती कचलाम है। जी, आज अपर कलेक्टर प्रशासनिक तौर से अपर कलेक्टर आए थे, तो उनके माध्यम से हमें आश्वासन दिया गया है कि ये रोड के लिए हम प्रस्ताव आगे भेज दिए हैं, जो स्वीकृत होने वाला है और स्वीकृत होने से अक्टूबर माह में हम काम चालू करेंगे। और वॉशिंग प्लांट को भी बंद करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसे आश्वासन दिए हैं। बहुत सारी मुद्दाएं थे, लेकिन रोड के ऊपर कहा गया है कि रोड के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, वो अभी अक्टूबर में शुरू होगा। यानी कि अपर कलेक्टर के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, इसके बाद आप लोगों की किस तरह की रणनीति होगी? जी, उनके द्वारा जो हमको आश्वासन दिया गया है, आश्वासन से हम तो सहमत हैं, लेकिन हमारा कहना है, सभी महिलाओं का और इस क्षेत्र के सभी लोगों का कहना है कि रोड स्वीकृत हो और रोड बने तो उसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन बंद करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि आश्वासन तो कई बार हर चीज़ के बारे में दिया जाता है, लेकिन काम को समय पर शुरू नहीं करवाया जाता। आगे किस तरह की रणनीति होगी आप लोग की आंदोलन को लेकर? जी, हम लोग आंदोलन को लेके हम रोड बनते तक जो माइंस की जो ट्रांसपोर्ट वाला जो गाड़ी है उस गाड़ी को बंद करवाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रोड का क्षतिग्रस्त हुआ है, जो रोड की बदहाल हुई है, वो केवल माइंस के जो बड़े बड़े गाड़ी है, माल गाड़ी, उसी के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। अपर कलेक्टर जी का भी एक भी कहना है कि जो पब्लिक को परेशानी ना हो, आप लोग धरना प्रदर्शन बंद करें, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हम पब्लिक को परेशानी नहीं करेंगे, पब्लिक वाहन जो
छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक तरफ बारिश की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। एमसीबी जिले में लगातार पानी गिरने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा ने प्रेस वार्ता करके प्रेस प्रतिनिधि दीपक वैष्णव द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल व्यवसाय को मेरे पार्टी के पद से जोड़ा न जाए। मेरा काम पार्टी से अलग है। बीजेपी जिलाध्यक्ष पद का निर्वहन करने के साथ ही एक व्यापारी और ठेकेदार भी हूं। पत्रकार है, मेरा एक काम चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी से ना जोड़ा जाए, इससे पहले तो मैं आग्रह करता हूँ। उसमें बार बार शब्द जोड़ा गया दीपेश अरोरा जिला अध्यक्ष। राजनीति अलग है, मेरा व्यापार अलग है। पिछले 5 साल से मैं कोई भी, आप मेरी जांच कर सकते हैं, कोई भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एक मेरा साइड है कि वही वालेंगा में आश्रम बन रहा है, वो 18 में बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि उसमें पैसे का अभाव था, और मेरा ही नहीं, जितने लोग काम कर रहे थे सबका काम बंद हो गया। उसमें उन्होंने जाके खबर लगाई, तो मुझे अधिकारी द्वारा मैसेज आया कि भाई आपके काम के लिए पत्रकार लोग मुझे फोन किए थे कि काम क्यों बंद पड़ा है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं भी न्यूज के माध्यम से देखा और मैंने दीपक वैष्णव को फोन लगाया कि ये काम मेरा है और पैसे के अभाव में ये काम बंद हो गया। और मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज भी नहीं की। उसमें चंपेश जोशी जी और संतोष पात्रे जी उस जगह में उपलब्ध थे, और मैंने 1 मिनट भी बात नहीं किया होगा। उनका मुझे कॉल आया था और मैंने फोन संतोष पात्रे जो मेरे पदाधिकारी है उनको फोन पकड़ा दिया, वही पूरी बात की। मैं दूसरे दिन मीडिया में देखता हूं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष इसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, और उसके द्वारा मेरे ऊपर अभद्र व्यवहार किया गया है। एक मैटर था। फिर प्रेस क्लब के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैं उनको जान से मारने की धमकी और गाली गलौज उनके साथ किया हूं। तो मैं आज प्रूफ कर दें, मैं उनके साथ अगर गाली गलौज किया हूं या जान से मारने की धमकी दिया हूं, तो आप वो जहां सार्वजनिक स्थल पर बोलेंगे, मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अगर मैं वो उनके पास कोई साक्ष्य है। मैंने उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वो नशे में, आज भी आपको मैं बोल रहा हूं, नशे में धुत थे, बात करने की कंडीशन में नहीं थे। मैंने इसलिए फोन अपने साथी कार्यकर्ताओं को पकड़ा दिया, और उसके बाद मुझ पर आरोप लगता है, झूठा आरोप, कि मैं जान से मारने की धमकी दिया और मैं उनको गाली गलौज किया। मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब को भी आवेदन। मोहखेड़ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बामनराव खापरे ने बताया कि शिकारपुर के एक स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और गलत तरह से छूने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत पर शिक्षक दोषी पाया गया है। कल दिनांक 25 सितंबर 2024 को शिकारपुर के गांव के लोगों ने मुझे दूरभाष पर सूचना दी कि यहाँ जो पदस्थ शिक्षक है अर्जुन डिगर से, वो छात्राओं के साथ बैठ टच करता है और मोबाइल में वीडियो दिखाता है। उस संबंध में मैं अपना सब काम छोड़ के संकुल प्राचार्य और बीआरसी महोदय वहां पहुंचे, तो ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे। सभी की उपस्थिति में छात्राओं के बयान लिए गए और पंचनामा तैयार करके उसको जिला शिक्षा कार्यालय के लिए आवश्यक कार्रवाई, जिसमें जो भी सस्पेंशन वगैरह कार्रवाई उसके लिए प्रेषित कर दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सर इस शिक्षक को यहाँ अब दोबारा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे छात्राओं को हम यहाँ स्कूल में प्रेषित नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं पढ़ने के लिए। छात्राओं को इसकी जानकारी कैसे दी छात्राओं ने परिजनों को? परिजनों को अब जो भी माध्यम रहा होगा, वहाँ एक और मैडम जी भी पदस्थ है, कभी दिया होगा उनने कि बैड टच गुड टच क्या होता है, तो उनको ऐसा आभास हुआ होगा। तो उसके बारे में तो ज़्यादा उनने नहीं बताया कहीं कुछ, लेकिन उन्होंने बताया कि हमको सर इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो ग्रामीण जनों ने भी माना कि ऐसा तो है, अब हम ऐसी स्थिति में हमारी छात्राओं को, हमारी बेटियों को यहाँ नहीं भेजेंगे, इनको अन्यत्र व्यवस्थित कीजिएगा। अच्छा, पूर्व में भी इसके ऊपर ऐसा कोई मामला है बोले? हाँ, संज्ञान में तो अब आया कि अब जैसा बात आई है, तो पूर्व में भी कहीं दूसरी संकुल में ऐसा इसके साथ या इन्होंने ऐसा कुछ किया था, उसकी जानकारी लग रही है। सर, इसकी क्या सेवा समाप्त की जाएगी? हाँ, सब कुछ हो सकता है, जांच में जो भी सामने आएगा। सर, आपका नाम? सर, वामनराव खापरे।